हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना पसंदीदा चैनल साउथ एशिया जियो पॉलिटिक्स। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक दुख भरी बात तो है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइड भी है। दुख भरी इसलिए क्योंकि जो भी आप लोग सब जानते हैं, टर्की के अंदर जो भी कुछ हुआ, टर्की और सीरिया में थोड़ा कम इम्पैक्ट हुआ और थोड़ा टर्की में कुछ जरूरत से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। आज की डेट में अब तक 15 से 16 हज़ार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जिस तरह से वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, बिल्डिंग्स आफ्टर इफेक्ट्स में जो भूकंप के झटका है, जो बिल्डिंग थोड़ी बहुत स्टेबल थी वो भी गिरी हैं। लेकिन उसके बीच में ऑपरेशन दोस्त जो इंडिया ने किया है उसकी तारीफ हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं। शायद तुर्की को अब हमारा दुश्मन ही मानते होंगे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल लेवल पर है, एक सरकार के लेवल पर है और उसके लिए इंडिया ने अपने बंदोबस्त कर रखे हैं। उसी वजह से इंडिया ने क्यों किया ऐसा, उसका एक सिंपल सा रीजन है सर। वी बिलीव पूरा दुनिया एक परिवार है और हमें परिवार के साथ चलना है और परिवार का ख्याल रखना है। अभी MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक स्पोक्स पर्सन ने बोला, जब उनसे ये क्वेश्चन किया कि तुर्की की मदद क्यों की इंडिया ने, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वी बिलीव इन वन वर्ल्ड, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और इसी बात का जो सबूत है वो ये है कि इंडिया सबसे पहला ऐसा देश था जो राहत सामग्री सहायता के लिए तुर्की में उतरा। 2 घंटे लेट पहुंचा, सबसे पहला था ये तो कंफर्म है, लेकिन 2 घंटे लेट पहुंचा। उसका रीजन तो सिर्फ एक ही है, वो है पाकिस्तान, जिसने अपना एयर स्पेस नहीं दिया। उसको लगा कि अगर इंडिया को एयर स्पेस दे दिया तो इनकी कहीं पॉलिटिकल इमेज और ज़्यादा या जो अपना वर्चस्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, हमारी नीयत तो ठीक है ना, आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई मेडल नहीं चाहिए। व्हाट वी डिड इट फॉर द ह्यूमैनिटी। और मोदी सरकार की इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जैसे ये हादसा हुआ था, डॉक्टर एस जयशंकर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्वीट अबाउट इट एंड ही सेड दैट ही ऑलरेडी स्पोक टू द काउंटर पार्ट इन टर्की। ठीक है, अब टर्की के अंदर जिस तरह से, और लोग कह रहे हैं खाली टर्की के नाम है, सीरिया के अंदर भी नुकसान होगा, लेकिन सीरिया के ऊपर सैंक्शंस इतने ज्यादा, लोग उनकी सहायता करने भी जा रहे, लेकिन वहां पर भी इंडिया है। 6 जहाज, ठीक है, आर्मी के C-17 बड़ा वाला जो हमारा सबसे बड़ा जहाज है, वो तो उतारे गए टर्की में, जिसके अंदर NDRF की 3 टीमें गई हैं। एक मेक-ओवर हॉस्पिटल क्रिएट किया गया, वेंटिलेशन सिस्टम है, सब कुछ है ना, जितना ऑपरेशंस का सामान होता है, रात की सामग्री है, बाकी कंबल वगैरह, दवाइयाँ, ये सब कुछ गया है वहाँ पर। खाने पीने का सामान भी लेकर गए हैं और देखते देखते मेकशिफ्ट उन्होंने हॉस्पिटल तैयार किया और लोगों को बचाया। NDRF की टीम इज सो प्रोफेशनल। और साथ उनके डॉग्स हैं जो ट्रेंड है, हाईली ट्रेंड डॉग्स हैं जो स्निफ करके बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, वो उन्हें मलबे से निकाल रहे हैं, लोग बता रहे हैं। और इंडिया ने 3 जहाज इसी तरह से सीरिया में भी भेजे हैं। सीरिया की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सीरिया के अंदर भी बहुत हाल खराब हुई है और टर्की और सीरिया ने दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट दी है अब कि उनको ये चीजें हेल्प चाहिए इंडिया से। दे आर आस्किंग इंडियाज हेल्प बिकॉज उनको पता है कि शायद इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इस समय करेगा। अमेरिका तो अपना यूक्रेन और रशिया के वॉर के चक्कर में अपना दिमाग लगा के बैठा, थोड़ा बहुत नहीं तो चीन के गुब्बारे जो उसके ऊपर उड़ रहे हैं, जिसको मारने में उसने 4 दिन लगा दिए। अलास्का पार करता हुआ मोन्टाना तक पहुंचे जहां पर उनके न्यूक्लियर सेट्स है, तो वो तो उसे मार नहीं पाए, तो ये क्या किसी की हेल्प करेंगे। अब इनकी कहानी खुद की खराब हो रखी है, तो ये खुद बहुत बड़े कंफ्यूज है। और बाबा आदम के जमाने का जो प्रेसिडेंट होगा जो बिडेन, वो जॉ बिडेन साहब को तो अपना घर का रास्ता नहीं पता, उनको तो साथ वाले बताते हैं सर आपके घर का दरवाजा यहाँ पर है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, अभी उससे हम बाद में टॉपिक पे बात करें, हम टर्की की बात ही करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे पल और कुछ ऐसी ऐसी पिक्चर्स देखने को मिली। एक बेचारा पिता एक अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है और उसे पता है कि जान नहीं बची है, लेकिन वो उसके तो कहीं ना कहीं उसको आस है। दूसरी पिक्चर में जहाँ 6 साल की एक बच्ची को इंडियंस जो हेल्पर्स थे या जो इंडियन फोर्सेस के, आर्मी फोर्सेस के गए थे, उन्होंने उनको बचाया। एक पिक्चर ऐसी जहाँ पर एक महिला, एक इंडियन आर्म फोर्सेस की महिला डॉक्टर को गले लगाकर प्यार कर रही है ना। और जो इंडियन नेशनल्स हैं वहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने सबने अपने दरवाजे खोल दिए कि जो भी आपदा से पीड़ित है हम उनकी करेंगे, बिकॉज ये अंदर से आता है सर, ये संस्कारों की बात है ना। ये संस्कार ऐसे हैं हमारे कि आपको कोई भी मुसीबत नहीं दिखेगा, आपको हेल्प करनी ही करनी है। और ये तो बहुत बड़ी आपदा है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पर केदारनाथ का इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 15-20 हज़ार लोगों की जान चली गई थी, टर्की के वहां से कोई ऐसा मैसेज आया था जिसमें उसका कहा गया था कुफ्र करोगे तो यही हाल होगा। देखिए, वो कोई ऑफिशियली किसी पुख्ता किसी के पास उसका सबूत नहीं है, तो उस चीज के बारे में बात नहीं करना। अगर मान लीजिए वो है भी, सही भी है, तो भी क्या हम अपने संस्कार भूल जाएं?
अगर सामने वाला बेवकूफ़ है तो क्या हम बेवकूफ़ बन जाएं? नहीं, हमें वो नहीं करना है। और देखिए, हर एक चीज़ का ना एक रीज़न होता है। डेफिनेटली मानवता और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है वो सबसे बड़ा रीज़न है हमारा टर्की के लोगों को और सीरिया के लोगों को मदद करने का। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी है, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट है। लोगों को पता लगेगा कि जो इंडिया के बारे में वो अपनी धारणाएं बना के बैठे हुए हैं, जिसको सिर्फ हिंदुत्व सरकार का या हिंदुत्व का नाम देकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जिन लोगों को G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया की हजम नहीं हो रही है, जिनको इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व समझ नहीं आ रहा है, वो तो कुछ ना कुछ छींटे उछालते ही रहेंगे। दे विल थ्रो लॉट ऑफ मड ऑन यू, कुछ ना कुछ तो स्टिक कर ही जाएगा, है ना। तो वो वाली कहानी चलती रहती है, वो चलती रहेगी। जैसे BBC की डॉक्यूमेंट्री थी अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो वो सब बकवास हैं, वो चलती रहेंगी। हमें उन चक्रों में नहीं पड़ना। या कभी कभी आपको छुटपुटिया उन खालिस्तानी नकलिस्तान वाले खालिस्तान वालों की आवाज़ सुनाई देने को मिल जाएगी, जो ISI स्पॉन्सर्ड है। अब मैं कहता हूँ, ये खालिस्तान वाले से कोई जाके पूछो, भाई तुम्हें खालिस्तान अगर पंजाब में बनाना है इंडिया के, तो पाकिस्तान का पंजाब क्यों नहीं चाहिए? जहाँ पर तो ननकाना साहब है, लाहौर है, वो क्यों नहीं चाहिए? वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो ISI के टुकड़े पे पलने वाले कुत्ते हैं। वो तब भोगते हैं जब उनके मुंह में पैसा डाल दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे हो, UK में बैठे हो, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो उन्होंने तामझाम किया, तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडियन सरकार उनको कैसे कंट्रोल करना है अच्छे से जानते हैं। जो असली सिख हैं वो हमारे KPS गिल जैसे सिख हैं, जिन्होंने इनको मार मार के दुम्बा बना दिया था इनका। तो वो भी कोई टेंशन नहीं। तुर्की के अंदर अब जो एक से पूरी दुनिया के सामने मैसेज गया कि इंडिया ही एक ऐसी देश है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए सबसे पहले आगे बढ़कर आएगा। और भगवान की दया से आज हमारे पास इतनी सहूलियत और इतनी लियाकत है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, आपके अपने घर में ही खाने को ना हो तो आप किसी को क्या खिलाओगे? लेकिन आज अपनी मेहनत और अपने लगन के साथ इंडिया जिस रास्ते पर है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारी आबादी ही बहुत ज़्यादा है, अभी तो शायद चाइना को भी क्रॉस कर गए हम, तो टाइम लगेगा। और जो चीज़ें 70 साल के अंदर पिछले गड़बड़ हुई हैं वो 10 साल के अंदर तो एकदम झटके से ठीक नहीं होंगी ना, थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, मोदी जी के आने के बाद, इस गवर्नमेंट के आने के बाद, मेरे को मोदी जी के कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक गवर्नेंस का एक तरीका होता है, एक लीडरशिप होती है। आप लोग तो वही है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आज भी वही लोग हैं। मोदी जी ने थोड़ी उनको भर्ती किया है, लेकिन उनको आपने एक डायरेक्शन दी, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको बताया गया कि वो कितने इंपॉर्टेंस है। आज देखिए डिलीवरी हो रही है, चाहे वो HAL हो, चाहे वो आपका DRD हो, चाहे वो आपका ISRO हो, चाहे वो आपके बाकी अलग अलग संस्थान हो। गडकरी जी के अंडर जो आपका वो आता है ट्रांसपोर्टेशन का जो है अपना, जो इस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, जितने उन्होंने पिछले 6 साल में बना दिए उतने तो पिछले 70 साल में नहीं बने थे। तो बातें तो बहुत सारी हैं करने को। अब लोग अडानी का नाम लेकर शायद मोदी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? अडानी तो तब बना जब कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी हम इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते, चलिए ठीक है। अभी हम बात करते हैं वापस इंटरनेशनल मुद्दों पर ही। तो अभी हमारा फेवरेट टॉपिक जो है, आपको पता ही है, हमेशा जो रहता है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहाँ पीछे छोड़ सकते हैं? पाकिस्तान का हाल वो हो गया है, ना घर का रहा ना घाट का, ठीक है। इधर भी कुआं उधर भी खाई। 9 दिन आराम से नेथन पोर्टर साहब बैठ के गए, इनकी नाकें रगड़वाई, इनको कपड़े उतार के जलील किया, लेकिन आखिरी में बोल के वॉशिंगटन फैसला करेगा। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो उनका लोन उनको IMF का मिलने वाला है कि नहीं। जो नेथन पोर्टर साहब है वो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के एडवाइजर है IMF के, जो इनको पाकिस्तान में डील कर रहे थे। तो उन्होंने तो इनकी नाक रगड़वा दी। उन्होंने तो कई ऐसी शर्तें लगा दी जो वो अपना पजामा उतारने को तैयार है, लेकिन वो शर्तें नहीं मानेंगे, या मान भी लेंगे तो उसे दिखावे के लिए मानेंगे। कल को इन्होंने अपना असली रंग दिखाना है पाकिस्तान ने। उनका कहना है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी के असासों का हिसाब दीजिए, आपके जो पॉलिटिशियंस है या आपके जो मिलिट्रीज वाले हैं, ये जिस तरह से लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उसका हिसाब दीजिए। एक एक बंदे के ऊपर 4 गाड़ियां आपने दे रखी हैं, इसका पेट्रोल कहाँ से आता है, इसका खर्चा कहाँ से होता है, 20 नौकर रखे हुए हैं इन्होंने। इतना तो शायद अकबर के दरबार में भी नहीं होता होगा तामझाम, जिन्होंने ये जर्नल फर्नल और जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन है पाकिस्तानी, इन्होंने बना रखा है। तो ये सब बातें हैं। आप देखिएगा कभी किसी वहाँ पे जर्नल की गाड़ी निकल जाए तो कम से 20 से 25 गाड़ियाँ होंगी। इंडिया में निकलता है 2 या 3 गाड़ियाँ, है ना। इंडिया का जनरल रिटायर हो जाएगा तो हमें तो कईयों के नाम भी नहीं पता होते। अब थोड़ा जाके लोगों में जागरूकता है तो शायद लोगों को अपने आर्मी चीफ्स और एयर मार्शल्स वगैरह के नाम पता लगने लगने लगे। पहले तो कोई ध्यान भी नहीं देता था, ना वो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर या सिविल लाइफ के अंदर वो दखल अंदाजी करते हैं। उनका अपना काम है सरहदों की रक्षा करना, वो कर रहे हैं, वो अपनी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। दे आर गुड एट देयर वर्क एंड वॉट एवर दे आर डूइंग। तो उनको बाकी चीज़ लेने देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की कहानी बहुत अलग है। इनको DHA के प्लॉट्स चाहिए, इनको मल्टी मिलियनर अपने पिज़्ज़ा कॉर्नर खोलने हैं, या इनको अपने प्लाजा बनाने हैं, या लंदन के अंदर इनको क्या कहते हैं अपना
प्रॉपर्टीज बनानी है, कनाडा के अंदर आप जाइए, मिसिसागा या ब्रैम्पटन शहर के अंदर चले जाइए, ब्यूरोक्रेट भी होगा तो उसका भी पेंट हाउस और एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी होगी। ठीक है, हद तो यहाँ तक है कि काम करते करते डुअल सिटीजनशिप ले लेते हैं, इनको पता है यहाँ से पैसा निचोड़ना है और कल को भागना है पाकिस्तान छोड़ के। तो ये सब पाकिस्तान का जलील तो हो ही रहे हैं। जलाल की हालत यह है कि टर्की के अंदर इतना बड़ा जो अभी हुआ है, ऐसे टाइम पर भी ये शहबाज शरीफ और ये बिल्लो रानी, आपका बिलावल भुट्टो, ये जहाज पकड़ के जाने की तैयारी में थे कि हम आ रहे हैं जी मिलने। अबे तुम आके क्या उखाड़ोगे, अम्बिया चूसने जा रहे हो वहां पर सालो? तुम्हें मदद कर रही है तो मदद करो, लेकिन मदद कहाँ से करें, तुम्हारे पास खुद को खाने को नहीं है। तो टर्की ने इनको सीधे सीधे डिप्लोमेटिक वे में बड़े प्यार से मुंह पे तमाशा मारा और पिछवाड़े पे मारी लात और कहा कि यहाँ मत आओ, हमारे पास टाइम नहीं है आपकी मेहमान नवाजी करने का, भी हम अपने अंदरूनी मामलों में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इनको पड़ गई लात, इंटरनेशनल हुई बेइज्जती। इंटरनेशनल बेइज्जती यहीं खत्म नहीं हुई, IMF ने 9 दिन का टाइम पास करके अभी भी इनको लोन नहीं दिया। ठीक है, चाइना ने सबसे बड़ा इनको झटका दे रखा है। चाइना ना तो रिवाइवल मोड में जा रहा है लोन टर्म्स की, ना इनको आगे पैसे दे रहा है। सऊदी अरब ने बोल दिया कि भैया तुम IMF का लोन जब सैंक्शन हो जाएगा तब हम आगे की तुम्हारी सोचेंगे। तो ये ना कहीं के भी नहीं है। और तालिबान अफगानिस्तान, जिसको ये अपना 5वां सूबा बोलते आए हैं आज तक, उसकी कहानी तो ये है कि तालिबान वालों ने ही इनको नकार दिया। तो डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फेलियर तो इनका अफगानिस्तान है, जहां पर इन्होंने अपने पिछले जिंदगी के 50, 60, 70 साल लगा दिए। और आज तालिबान इनको धमकी दे रहा है, सीधा बोल रहा है अगर हमसे कोयला भी खरीदो डॉलर में खरीदो, हमारे पाकिस्तान रुपए की कोई औकात नहीं है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और जब मन करता है दंदनाते हुए गोलियां चलाते हुए TTP वाले आते हैं, इनको उड़ाते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं, कहानी खत्म। चलिए, गुड तालिबान बैड तालिबान खेलते रहो तुम। ये तुम ही लोग बोल रहे थे उछल उछल के, परचम लहरा रहे थे, तालिबान आ गया है अब हमें कश्मीर लेकर देगा, तालिबान आ गया है इनको जहनी आज़ादी मिल गई है, तालिबान आ गया है तो ये हो गया है वो हो गया। कुछ नहीं हुआ घंटा बाबा जी का। तुम लोग अब देखो होना क्या है तुम्हारे साथ। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है तुम्हारे पतन की। पतन तो खैर तुम्हारा बहुत पहले हो चुका था, अब ये धीरे धीरे चीजें उभर के सतह पर आ रही हैं, दिखनी शुरू हो गई है कि तुमने जो पाप के बीज बोए हैं वो कटेंगे। कश्मीर कश्मीर करते हो, तुम्हारी सियासत ही सिर्फ कंधार से लेकर कश्मीर तक की है, उसके बाद बाकी तो दुनिया तुम्हें पता ही नहीं है। तुम हो कुएं के मेंढक, कुएं के मेंढक को सिर्फ कुआं ही कुआं दिखता है, वैसे ही तुम्हें कंधार से लेकर कश्मीर तक का रास्ता दिखता है। कंधार तुम्हारा फेल हो चुका है और कश्मीर तुम ले नहीं सकते, लेके दिखा दो हम ले लेंगे। चलिए, ये तो रही पाकिस्तान की बेइज्जती। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं अभी उसे, हाँ इसी मजाक, इसी श्रृंखला में एक और मजाक तो सुन लीजिए। एयरपोर्ट पे कहीं पर ये शहबाज शरीफ बोल रहा था हम 10 अरब रुपए का टर्की को मदद करेंगे, उसके लिए वो कह रहा है स्कूल के बच्चों से आप 10-10 रुपए दीजिए और जो कॉलेज जाते हैं वो 20-20 रुपए दीजिए, हमें अपने तुर्की के भाइयों की सहायता करनी है। अबे भैया तुम अपने घर में पहले आटा दाल चावल प्याज का बंदोबस्त कर लो, दवाइयाँ तुम्हारे यहाँ खत्म होगी, कंटेनर तुम्हारे वहाँ सड़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो सब्जियां सड़ गई होंगी, उसका कोई लेना देना नहीं है तुमको, लेकिन तुमको टर्की की हेल्प करनी है। अरे भैया टर्की के लिए सब दुनिया खड़ी है, वो कर लेंगे उनकी हेल्प, तुम अपना घर संभाल लो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुछ हो गया तो सबसे बड़ी चिंता की बात तो है कि उसका मलबा, तुम्हारी इमारत गिरेगी, मलबा आके हमारे यहाँ गिरेगा। ठीक है, तुमने वैसे ही इतने सारे सांप पाल रखे हैं, पता नहीं कौन किस छेद में से घुस के कहाँ घुस जाए। हम भी कितने सांप मारते फिरेंगे, तो वो सांप मारना नहीं है, सांप जहाँ पैदा होते हैं और जहाँ पलते बढ़ते हैं वो जगह ही खत्म कर देनी है। उनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है ना, उसको हमने खत्म करना है। और तुम्हें क्या लगता है IMF तुम्हें लोन नहीं दे रहा है? पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ मैं, तुम्हें लोन नहीं दे रहा है, तुम्हें क्या लगता है इंडिया कुछ नहीं कर रहा? ये इंडिया की प्रेशर है, ये इंडिया की ही वर्चस्व है, ये इंडिया की ही डिप्लोमेसी की ताकत है जो तुम्हें लटकाए जा रहे। तुम्हें लोन मिल जाएगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हम IMF को मना नहीं करने वाले, ना कोई मना कर रहा है, तुम्हें लोन देंगे, लेकिन तुम्हें इतना लटकाया जाएगा, इतना लटकाया जाएगा कि तुम खून के आंसू रोओगे। ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो ये तुम्हारे जनरल बाजवा फाजवा फलाना ढिंगाना और अभी आसिम मुनीरी क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। बाकी तुम्हारा जो एटमी बम है जिसकी वजह से तुम आज घास खा रहे हो, वो तुम्हारा एटमी बम भी आज नहीं तो कल जाने वाला है, या तो तुमसे छीन लिया जाएगा या तुम खुद बेच दोगे। अब लोगों को चिंता ये है कि तुम बेचोगे तो कैसे बेचोगे, सीधे तरीके से सरेंडर करोगे उसको तो ठीक, लेकिन अगर तुमने नॉर्थ कोरिया ईरान फिरान कहीं टेक्नोलॉजी, जैसे तुम्हारा अब्दुल कादिर था, वो अयूब खान कादिर, क्या नाम था उसका यार, वो AQ खान है ना, वो कादिर खान, वो बेचारा चोरी का माल लेकर आया और तुम्हारा एटम बम बना दिया और उसका चोरी नॉर्थ कोरिया को उसकी वो बेची, ये बेची, वो किया, लीबिया को दिया। ये सब तुमने ड्रामे किए हैं, वही तुम्हारे खून के अंदर है, तुम्हारा DNA ही खराब है। ठीक है, तुम्हारा DNA सही रहता अगर तुम इंसानियत के तौर पे सोचते, इंसान के बच्चे बन के रहते, और ये अपने मन के अंदर जहर पाल के हिंदुओं के साथ जो यहूदियों के साथ तुमने नफरत पाल रखी है। उसी से याद है इमरान खान ने 2-3 दिन पहले क्या कहा था
शायद वो कह रहा था कि हम अगर इसराइल को मान्यता देते तो हमारा कश्मीर का जो मुद्दा है वो कमजोर पड़ जाएगा। अरे मेरे भाई, तुम्हारे से कोई चाहता कौन है कि तुम इसराइल को मान्यता दो? कोई, किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारी। सब ये चाहते तुम चुपचाप अपने डब्बे के अंदर बंद रहो और वहीं पर जो खेल रहे हो खेलते रहो। किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब है, आप लोगों का तमाशा करते रहिए। इसी बीच में अजीत डोभाल साहब ने जो चक्कर लगाया यूएसए का, यूएसए से गए यूके, यूके से तीसरी जगह गए रशिया, वहां पे जाके कॉन्फ्रेंस मीटिंग करवा दी गई सारे एनएसएस की। किस पे? तालिबान के मुद्दे पर। और जो तालिबान का सबसे बड़ा झंडा लेकर घूमता है उसकी पैरवी करने के लिए पाकिस्तान, वही वहां से गायब था। वहां पे एनएसए डोभाल साहब की मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। क्या क्या बातें हुई हैं, क्या हुआ, अभी वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है, लेकिन मुद्दे यही रहे हैं बेसिकली तालिबान कि वहां पर कोई भी ब्रीडिंग ग्राउंड को बनने नहीं देना है जहां से किसी दूसरे देश के अंदर टेररिज्म फैल सके। तो और अलकायदा के ऊपर निशाना लिया गया, आईसिस के ऊपर बात की गई, साथ में जैश ए मोहब्बत के बारे में बात की गई। जैसे तैयबा, ये जैश ए मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा, इन सब जैसे जो गिरोह तुमने पाल रखे उनकी बात की गई। इनडायरेक्टली पाकिस्तान का नाम लिए बिना बोल दिया गया कि ये इन सबको पाल रहा है। ठीक है, करिए आप जो करना है आपको। तो ये सब हुआ। अब ये भी बेइज्जती है कि पूरे खित्ते के लोग वहां बैठे हैं, पाकिस्तानी गायब है वहां से, और चाइना तक पहुंच गया वहां पर। बताइए, चाइना तो तुम्हारा बड़ा भाई है, अबू है, जो भी है, तुम जिसे जो भी मानते हो। तुम्हारे तो बहुत सारे पापा हैं, उनमें से एक पापा तुम्हारे चाइना भी हैं। तो चाइना वाले पापा जो थे वो तुम्हें बिना बताए वहां पहुंच गए और तुम मूंगफलियां छीलते रहो। ये सब चल रहा है, करिए मालिक। अच्छा, इन सारी बातों में आपको एक गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गया। इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिल गया है। कहा जा रहा है 5.9 ट्रिलियन टन का लिथियम। और लिथियम इज द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री हु वांट्स टू गो अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल जो हमारे फ्यूल्स हैं उनसे अलग होना है। इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके जितने भी लिथियम इलेक्ट्रिक कार्स हैं या आपकी बैटरीज हैं, बेसिकली बैटरी के लिए लिथियम यूज होता है, और वहाँ पे बैटरी के जो जो यूज हो सकते हैं वहाँ पे वो होगा। तो इंडिया के अंदर वो मिल गया है। अब इसको करके इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, अभी हम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर या फिर चिली से लिथियम लेते हैं, ठीक है, और अब वो डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी एंड द कॉस्ट विल गो डाउन फॉर द इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ऑल्सो इन इंडिया। क्योंकि अभी देखिए जो जो चीज़ इंडिया में बनने लगेगी उसकी कॉस्ट अपने आप ही इफेक्टिवली कम होती चली जाएगी। तो आने वाला फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट है। और जब आपकी नीयत सही हो, सब कुछ सही हो, तो भगवान भी आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलता है। ठीक है, तो ये 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया एंड इट विल बिलोंग्स टू इंडिया ओनली बिकॉज इंडिया को विश्वगुरु बनने, विश्वगुरु तो हमें ही, उसको पहचान जो मिलनी है विश्वगुरु की, उससे कोई नहीं रोक सकता और हम बनकर रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार बना रहे तो हौसला मिलता है। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।